हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये विजन आईएएस टेस्ट सीरीज जो है हमारा 26 नंबर का। ठीक है, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि उसे ही कंटिन्यू रखो, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मतलब एक विजन का टेस्ट लेकर आओ सर, और एक जो है जो इनसाइट का लेके आओ। तो हम क्या करेंगे कि इनसाइट का एक लाएंगे और एक विजन का लाएंगे, तो हमारा कंटिन्यू चलता भी रहेगा और सारे हमारे जो टेस्ट हैं, ठीक है, उनको हम इजीली कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, सारे टेस्ट हो जाएंगे। बहुत टाइम है यार हम लोगों के पास, तो इसके लिए कोई मतलब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं करवाऊंगा आपको, तो ये बेटर है। और जो मंथली करंट अफेयर जो आप लोग कह रहे थे, ठीक है, तो वो भी बहुत जल्द वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी जो मई का चल रहा है, मई में एक वीडियो मिल जाएगा मंथली का करंट अफेयर का, एक मंथ का, ठीक है, जो अप्रैल का पूरा है। और उसके बाद जो मई का आएगा, उसके बाद जो पीछे हम चलेंगे जनवरी फरवरी, और जो हमारा एक साल का कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जब तक हमारा यूपीएससी का पेपर होगा 10 अक्टूबर तक, तब तक एक साल का करंट अफेयर भी हम मंथली वाइज अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तो मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये विज़न के जो फुल टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 26, ये 24 से हमारे फुल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो विज़न के हम लोगों ने अभी तक 25 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएं, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो प्लेलिस्ट से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे एक ही पास। ठीक है, तो ये फुल लेंथ का है, और इसमें करंट अफेयर पूरा इंक्लूड रहता है, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें कहा गया है कि जो भारत में, ओ सॉरी, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें है कि भारत की संसद में जो राष्ट्रपति के महा जो राष्ट्र भारत की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो अभिभाषण के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी परंपरा का उद्भव जो है वर्ष 1958 के भारत सरकार अधिनियम से देखा जा सकता है। सेकंड है कि भारतीय संविधान ने जो राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सत्र में अभिभाषण देने के लिए अधिदेशित किया था। और सी ऑप्शन है कि यह सामान्यतया आगामी वर्ष के लिए शासन संबंधी कार्य सूचना, और जो राष्ट्रपति नई नीति और विधायी घोषणा करता है, जो विधायी घोषणाएं करता है वो भी कर सकता है। और डी ऑप्शन है हमारा कि जो हमारा भारत में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रणाली अमेरिकी प्रणाली के समरूप है, जिसके तहत जो संसद में भाषण लिखित रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण की जो ये परंपरा है, किस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से ये मतलब सही सही स्टेटमेंट हमारा है। तो इसमें देखो, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि सामान्यतः जो आगामी वर्ष होता है, आगामी वर्ष के लिए शासन संबंधी कार्य सूचना होती है, और राष्ट्रपति नई नीति और जो विधायी घोषणाएं होती हैं ये सब कर सकता है इसके अंतर्गत। और ये प्रोविज़न किया गया था, आपको देखने को मिलेगा जो ये आर्टिकल 86(1), ठीक है, आर्टिकल 86(1), और जो ये आर्टिकल 87 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये अलग अलग, इसमें 86(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति अलग अलग मतलब भाषण देगा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में। और ये जो होता है ये इसमें जॉइंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ समवेत भाषण जो होता है उसके बारे में आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा प्रोविज़न इसमें होता है। और लोकसभा की जो नई लोकसभा बन के आती है, ठीक है, तब ये राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, और उसके बाद जब जैसे पूरा मतलब जो शुरुआत होती है सत्र की, ठीक है, तो वो उस समय ये देता है। तो ये दो टाइम ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शीशा विषाक्त के कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है मतलब शीशा से कौन कौन से मतलब ये प्रदूषित हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें, ठीक है, ये बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि बैक्टीरिया है, सौंदर्य प्रसाधन है, पेंट है, और चीनी मिट्टी से निर्मित वस्तुएं हैं। तो देखो, ये बैक्टीरिया भी शीशा से जो प्रभावित हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन में भी शीशा का जो प्रयोग किया जाता है, पेंट में तो जनरली किया जाता है, और चीनी मिट्टी के जो बर्तन निर्मित किए जाते हैं इनमें भी इनका किया जाता है, जिससे ये मतलब पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहा सामरिक व्यापार प्राधिकरण यानी स्ट्रेटजिक जो ट्रेड एग्रीमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें किस यूनियन यानी किस यूनियन या देश के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को ये बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जापान के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, चीन के साथ या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये यूएसए के साथ हमारा इंडिया का ये मतलब जो आपको स्ट्रेटजिक ट्रेड जो प्राधिकरण होता है, ठीक है। तो ये मतलब यूएसए के साथ साइन किया गया है क्योंकि इसके अंतर्गत हम ट्रेड संबंधी जो ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनसे अनुमति ली जाती है अमेरिका से कि हम यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये अनुमति प्रदान करता है। और ये इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि भारत जो है ये थर्ड कंट्री है जो एशियन कंट्री है, ठीक है। जापान और कोरिया के बाद थर्ड ऐसी कंट्री है जो इस एग्रीमेंट को साइन कर रखा है इसने, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, ठीक है। तो 4 में बताना है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना 1922 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। सेकंड है कि इस पार्टी ने वर्ष 1923 के निर्वाचनों में केंद्रीय विधानसभा में अधिकांश निर्वाचित सीटें प्राप्त करी थी, ठीक है। और ये थर्ड है कि स्वराजियों ने विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का सभापति निर्वाचित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये सही बात है कि स्वराजियों ने जो विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल जो थे, ठीक है, इनको 1925 में सभापति निर्वाचित करने में सहायता की थी। ये तो अच्छी बात है, ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1923 की जो ये निर्वाचित जो विधानसभा थी, ठीक है, तो इसमें अगर 101 सीट थी, 101 सीट पे लड़े गए थे, उसमें से केवल 41 सीटों पर इन्होंने मतलब विजय प्राप्त की थी। तो ये बहुत कम थी, ठीक है। तो आधी भी ये लोग नहीं जीत पाए थे, तो ये कम थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला भी गलत है क्योंकि जो ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना नहीं की गई थी। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड भी स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल थर्ड स्टेटमेंट इसका हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें कोशिकाएं 2 प्रकार से विभाजित होती हैं और ये जनन करती हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, निम्नलिखित में से दोनों प्रकार के बीच अंतर का वर्णन करना है कि मतलब जो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि समसूत्री विभाजन में कायिक यानी जो बॉडी सेल्स होती हैं, ठीक है, कायिक का विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक कोशिकाओं का विभाजन होता है, मतलब जो सेक्स कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि समसूत्री विभाजन के बाद 2 संतति कोशिकाओं का जनन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये 4 संतति कोशिकाओं का विभाजन होता है। समसूत्री मतलब जो माइटोसिस होता है और जो ये इंग्लिश में अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस, ठीक है, मियोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। और थर्ड है हमारा कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली संतति कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली संतति कोशिकाएं अगुणित होती हैं। तो ये सही बात है, ये अगुणित होती हैं। और देखो समसूत्री विभाजन से जो 2 कोशिकाएं बनती हैं जो संतति, और जो अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है और ये फर्स्ट वाला भी सही है क्योंकि ये जो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ये कायिक यानी बॉडी सेल्स में होता है, और ये युग्मक कोशिकाएं यानी सेक्स कोशिकाएं जो होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन से कानून या विधानों में से शोर को प्रदूषण मानते हैं, ठीक है। शोर मतलब जो ये मतलब आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ होती है, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, और सेकेंड है कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, और थर्ड है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो देखो ये शोर की बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में भी शोर को इंक्लूड किया गया है, और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम
81 के अंतर्गत भी इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये जो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम में शोर को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, तो सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी एग्रीमेंट जो होता है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, तो उसके बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि G20 के अंतर्गत समझौते के रूप में अपनाई गई महत्वपूर्ण टैरिफ उदारीकरण व्यवस्था में से एक है। सेकेंड है कि जो ITA के नियमों के अनुसार सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को कतिपय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए सीमा शुल्क समाप्त करना होगा। और थर्ड है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है और इसने 1997 में ही इसे साइन कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जो ये मतलब ITA वाली जो ये अवधारणा आई थी ये 1995 में आई थी। ठीक है, और 97 में इंडिया ने साइन कर लिया गया था। तो मतलब इंडिया के द्वारा साइन कर लिया गया था। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये जो बताया गया है हमारा थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड और फर्स्ट, तो ये से फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि ये जो टेरिफ की बात की जा रही है तो ये WTO के साथ ये प्रोग्राम आया था, ना कि G20 के साथ है। ठीक है, और ये सेकंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है क्योंकि ये ITA के जो जितने भी ये मतलब हस्ताक्षरकर्ता देश होते हैं वो मतलब इसमें जो सीमा शुल्क को समाप्त करना होगा उन लोगों को। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट केवल सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी इस उद्यान में स्थित है। सेकेंड है कि यह नील कुरिंजी यहाँ मतलब नील कुरिंजी फूल पाए जाते हैं जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। थर्ड है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत में नीलगिरी तहर की सबसे आबादी वाला आवास है। ठीक है, और फोर्थ है कि राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन वहाँ के देशज लोगों यानी मुथु वन के द्वारा किया जाता है। तो देखो ये जो इसके बारे में बात की जा रही है जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये अनाई मुंडी जो श्रेणी है वहीं पे ये स्थित है और यहाँ नील कुरिंजी के फूल पाए जाते हैं जो 12 वर्ष में उगते हैं। तो इस बार ये फूल उगे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। और देखो ये जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है इसके आसपास वाला वहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर ऐसा मतलब ये उद्यान वाला वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नीलगिरी वाला पार्ट है, उसी के संबंध में वहाँ नीलगिरी तहर भी देखने को मिलेगी और जो वहाँ के मुथु वन के लोग हैं देशज लोग वो लोग इसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि गुरुत्व विसंगतियों के बारे में हमको बताना है कि ये गुरुत्व विसंगतियाँ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि आपेक्षिक मानों में गुरुत्व मानों में से होने वाली भिन्नता होती है। सेकेंड है कि अब हमें भूपर्पटी में जो पदार्थ के द्रव्यमान का वितरण के बारे में जानकारी देती है और ये अटलांटिक महासागर में सबसे स्पष्ट है। ठीक है, सबसे अधिक स्पष्ट है, तो ये गलत है। ये अटलांटिक महासागर में नहीं, ये प्रशांत वाला जो बेसिन है, ठीक है, प्रशांत महासागर वाला बेसिन, वहाँ पे ये सबसे स्पष्ट देखने को मिलेगी। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये सेकेंड वाला तो सही है क्योंकि ये हमें भूपर्पटी में पदार्थों के द्रव्यमान के बारे में जानकारी देती है और ये आपेक्षिक मानों से गुरुत्व मानों में होने वाली भिन्नता होती है क्योंकि ये देखने को मिलती है जनरली जो आपको देखने को मिलेगा कि ये पृथ्वी के द्रव्यमान होता है उसमें जो वितरण होता है जो धातुओं का, ठीक है, द्रव्यमानों का जो वितरण होता है उसके बारे में उनकी कहाँ कहाँ कैसी स्थिति है ये इसके बारे में जानकारी देती है। तो ये हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान खूंट कट्टी व्यवस्था के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह पश्चिमी भारत में भीलों के मध्य प्रचलित परंपरागत आदिवासी जो भूमि स्वामित्व की एक प्रणाली है। सेकेंड है कि इस व्यवस्था को जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति से चिन्हित किया गया था। और थर्ड है कि खूंट कट्टी जो व्यवस्था का जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन आदिवासियों के मध्य विद्रोह का कारण बना था।
तो ये सही बात है। खूंट कट्टी जो ये व्यवस्था है ये जमींदारों की व्यवस्था में जो परिवर्तन कर दिया गया था, तो उसी के लिए इन्होंने विद्रोह किया था। और ये भील नहीं, ये मुंडा जनजाति जो आपको देखने को मिलेगी ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पे जो ये आंदोलन हुआ था खूंट कुट्टी, और ये व्यवस्था जो है देखी गई थी, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला जो बात करें तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट, तो ये हमारा तो सही है ये भी, क्योंकि इस व्यवस्था में जो जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति से चिन्हित किया गया था, इसी के लिए ये व्यवस्था आई थी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें वंचित इकाई समूह और वर्गों की सहायता यानी विश्व वैश्य योजना के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह अनुसूचित जातियों यानी एससीज और अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए एक ब्याज अनुदान योजना है। सेकंड है कि केवल ये परिवार केवल वे परिवार जो गैर कृषि गतिविधियों में शामिल हैं जिनमें परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है योजना के पात्र होंगे, ठीक है। और थर्ड है कि यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये तो सही बात है कि ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन जो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें वो कृषि परिवार भी जो मतलब गैर कृषि जो कहा है कि केवल गैर कृषि गतिविधियों वाले शामिल है, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें कृषि गतिविधियों वाले भी परिवार शामिल हैं, क्योंकि वो लोग जो मतलब जो पीएम किसान योजना के पात्र हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, वो चाहे कृषि वाले हों या गैर कृषि वाले हों, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सही है, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक ब्याज अनुदान योजना है, और इसमें जो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, उनको भी शामिल किया गया है। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये 4 लाख तक अनुदान दिया जाता है, और ये ओबीसी और एससी को तो 2 लाख तक दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी स्कीम है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है इसका, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का प्रयोग केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जा सकता है। सेकंड है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडों में क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है। तो ये गलत है। राष्ट्रपति जो है जो सैन्य न्यायालय हैं उनके द्वारा अगर दंड दिया गया है तो भी मतलब उसमें क्षमादान दे सकता है, लेकिन शर्त ये हो सकती है कि मतलब वो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है ये मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होगी। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड हमारा गलत है। और ये क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो सैन्य न्यायालय के समक्ष जो क्षमादान की शक्ति होती है ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखना, शायद कभी पूछ लें ऐसा। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहे रक्षिता। तो ये रक्षिता क्या है इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि भारतीय आयुध निर्माण द्वारा विकास बुलेट प्रूफ जैकेट है। सेकेंड है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भारतीय सेना के उपयोग हेतु जो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक कोलेप्स टेंट है। और थर्ड है हमारा सी ऑप्शन की एक घाव से होने वाले रक्त घाव को पूर्णतः रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली रक्तस्रावी पट्टी है। और थर्ड डी है कि एक बाइक आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन है। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक मतलब कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन है, मतलब एक तरह से एम्बुलेंस की तरह इसको बनाया गया है। और इसे बनाया किसने है, तो ये डीआरडीओ ने बनाया है, और इसे सीआरपीएफ को अभी इस बाइक को सौंपा गया है। तो इसका नाम रक्षिता रखा गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें लॉर्ड रिपन के वायसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी थी, तो उनके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि प्रथम कारखाना अधिनियम का जो अधिनियमन, और सेकंड है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरसन, और जो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट है इसमें शिक्षा सुधारों को सुझाव देने के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति, और फोर्थ है कि ब्रिटिश भारत से अफ़गान पर आक्रमण और इल्बर्ट बिल विवाद। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये जो ब्रिटिश अफ़गान जो आक्रमण था ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें ये देखने को मिलेगा ये लिटन के समय हुआ था, ना कि इनके समय, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है। लेकिन इल्बर्ट बिल की बात करें तो ये 1883 में आया था, हंटर कमीशन 82 में आया था,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है, ये सारे लॉर्ड रिपन के समय आए थे। इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं, जो इनका कार्यकाल था, तो इनका कार्यकाल आप देखेंगे तो ये लगभग 1880 से 84 तक रहा था। इसी समय ये सारी घटनाएं देखने को मिली थी, ठीक है। तो हमारा 4 वाला ऑप्शन गलत है और 1, 2, 3 और 5 सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश भारत में कीवी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। सेकेंड है कि पहाड़ी ढलानों पर समशीतोष्ण जलवायु कीवी फल की खेती के लिए उपयुक्त है। और भारत में फलों के लिए जैविक प्रमाणीकरण कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कीवी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि जो ये मतलब कोरोना वायरस है, तो इससे बचने के लिए कह रहे हैं कि कीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और ये समशीतोष्ण वाले जो जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है, वहीं पे इस फल की खेती देखने को मिलती है। और इसे फलों और जैविक प्रमाणीकरण कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया कि इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित का अध्ययन किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया। इन्हें साधारणीय ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो किसके बारे में बात की जा रही है? सुरेंद्र नाथ चटर्जी, आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो इसका देखो बी वाला ऑप्शन सही है, ये आनंद मोहन बोस के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत में औपनिवेशिक भारत के दौरान विलियम एडम्स की रिपोर्ट संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी इनकी रिपोर्ट? तो फर्स्ट है कि भारत के राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाषित करने के लिए। सेकेंड बी है कि भारत सरकार और भारतीय राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए। और देशी विद्यालयों में शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए। और अकाल निपटाने के लिए सामान्य रणनीतिक विकास। तो इनकी अगर बात करें तो ये मतलब ये एक बात करें तो ये जो विलियम एडम्स थे, ये एक जो ईसाई प्रचारक थे। तो इन्होंने देशी विद्यालयों में शिक्षा की प्रगति की जांच के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात की थी। और ये स्थानीय शिक्षा की जो समर्थक मतलब स्थानीय शिक्षा पर जोर देने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें कहा गया कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ईबीपी के कार्यक्रम के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट चाहिए। तो फर्स्ट है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियां एथेनॉल की खरीद और पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण करती हैं। सेकेंड है कि इसका विस्तार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर है। और थर्ड है कि एथेनॉल का मूल्य केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो देखो ये हमारा तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये एथेनॉल का मूल्य है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामलों की समिति है इसके द्वारा निर्धारण किया जाएगा। लेकिन ये कहा गया कि सभी राज्यों में तो नहीं, सभी राज्यों में नहीं, ये जो यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, इसे छोड़कर सभी राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसमें पेट्रोल में 10% ये एथेनॉल जो मिक्स करने की बात की जा रही है, ठीक है। और ये 2022 तक का मिशन है, ठीक है। और 2030 तक अगर बात करें तो इसे 20% करना है, ठीक है, 20% करना है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखना है। तो एक और 3 स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत में जीएसटी संग्रह के संदर्भ में बताना है कि जीएसटी लागू होने से अब तक जीएसटी राजस्व में योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है यानी पीएसयूज होते हैं, और प्रोप्राइटरी राइटर्स की बात कर रहे हैं इसमें, प्रोप्राइटर्स शिप फर्म जो होती हैं उनके बारे में। तो अगर पब्लिक और इसमें जो प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो इसमें अगर बात करें तो इसका अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग ये 80% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो पब्लिक जो तुम्हारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये 13% का योगदान इसमें करती हैं, ठीक है। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं तो इनकी अगर बात करें
तो ये जो प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी होती हैं, ठीक है, तो इनका सबसे कम होता है, ये 0.62 इनका प्रतिशत होता है। और ये पब्लिक कंपनी जो होती हैं तो इसका 35% होता है इसमें राजस्व का संग्रहण। तो इसको अगर अवरोही क्रम में लगाना है वो नीचे से, तो ये हमारा पहले आ जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, क्योंकि इसका सबसे कम है। उसके बाद आ जाएगा आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आएगा प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा ह्यूज मात्रा में 80% है लगभग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 3 और 2 3 1 4, 2 3 1 4 होना चाहिए इसका, 2 3 1 4। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मार्च के अंत में लॉकडाउन की घोषणा के बाद भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में $100 बिलियन से अधिक वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के निम्न में से कौन से कारण हैं, ठीक है, मतलब क्यों वृद्धि हुई है इसका कारण बताना है। तो एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो का उच्च निर्वाह अंतर्वाह, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। निर्यात में वृद्धि और पेट्रोलियम के मूल्यों में गिरावट और सोने के आयात में वृद्धि, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो फर्स्ट वाला तो सही है, क्योंकि एफडीआई और एफपीआई अगर इंडिया में आएगा, ठीक है, इसके माध्यम से निवेश आएगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो ये निर्यात में वृद्धि की बात करी तो नहीं, ये निर्यात में कमी देखी गई है, उससे ये मतलब वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि हुई है, इससे भी हमारे भंडार में वृद्धि होने की दशा उत्पन्न हुई है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन फोर्थ वाला भी गलत है, क्योंकि सोने के आयात में वृद्धि नहीं हुई है, ये कमी देखी गई है, तभी हमारे यहाँ मतलब मुद्रा भंडार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारा एक और 3 स्टेटमेंट सही है इसका, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 2 और 4 गलत हो गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट है 21। तो इसमें चट्टानों के भूखंडों के मध्य विभंग या विभंग के क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं। निम्नलिखित में से भूकंपीय भ्रंशों यानी सिस्मिक फॉल्ट जो होते हैं को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये मतलब पूर्व से पश्चिम की क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो भीमा भ्रंश है, इसमें मालदा भ्रंश है, अल्लाहबंद भ्रंश है और चुराचंदपुर माओ भ्रंश है, ठीक है। तो इसको अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम लगाएंगे तो इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले आपको चूरा चंद्रपुर माओ भ्रंश देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में, ठीक है। और ये फिर सेकेंड की बात करें तो ये सेकेंड पोजीशन पे आपका आएगा ये जो तुम्हारा ये मालदा भ्रंश है, ठीक है। तो ये मालदा भ्रंश आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। जो भीमा भ्रंश है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और अल्लाह भ्रंश ये कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में देखने को मिलेगा। तो इसको क्रम में अगर लगाएं तो हमारा 4 4 2 1 3 होना चाहिए। तो 4 2 1 3, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22। तो इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसे भारत के भीतर या बाहर किए गए अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने का अधिकार है। और यह जाली मुद्रा और साइबर आतंक से संबंधित मामलों का अन्वेषण कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि एनआईए में अभी इसमें संशोधन किया गया था, तो ये मतलब इसमें अधिकार ऐड किए गए थे। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 23। तो इसमें बताना है कि हाल ही के वर्षों में कार्बनिक जो ये होता है प्रकाश वोल्टी सेल यानी ओपीवी को वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये कार्बनिक प्रकाश वोल्टी ये जो सेल होती हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो प्रकाश वोल्टी सेल को बहुलकों का उपयोग करके निर्मित किया जा सकता है। सेकेंड है कि प्रकाश वोल्टी सेल सिलिकॉन आधारित सौर सेल की तुलना में कहीं अधिक कुशल होते हैं। और प्रकाश वोल्टी सेल में लचीले सौर पैनल होते हैं जो घुमावदार सतहों पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये तो सही बात है कि इन्हें घुमावदार जो ये लचीले होते हैं तो घुमावदार स्थानों पर स्थापित किया जाता है, आसान रहता है। लेकिन ये प्रकाश वोल्टी सेल और सिलिकॉन आधारित सौर सेल जो होते हैं उसकी तुलना में कुशल नहीं होते, उससे कम मतलब ये इफ़िशियंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका कई बहुलकों का उपयोग करके इनको बनाया जा सकता है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
तो इसमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि मंदी से तात्पर्य कम से कम 2 क्रमिक तिमाहियों में आर्थिक जो गतिविधियों में संकुचन से है, ठीक है। और सेकेंड है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने इतिहास में प्रथम बार 1991 में आर्थिक संकट के दौरान मंदी का सामना करना पड़ा था। तो ये गलत है, ये आर्थिक संकट के दौरान ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, मंदी नहीं आई थी, लेकिन हाँ आर्थिक संकट हुआ था। लेकिन इस समय जो 2021 में 2021 में जो ये प्रथम तिमाही की जो ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो उसमें -23% जो है इसकी गिरावट देखी गई थी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी तिमाही जो आई थी, ठीक है, तो उसमें 8% की -8% की गिरावट देखी गई थी। तो ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो माइनस में गई है, ठीक है। तो इसी को रिसेशन बोलते हैं, जो मतलब लगातार 2 तिमाहियों में उसकी माइनस में वृद्धि हो, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है कि 2 तिमाहियों में ये आपको क्रमिक रूप से देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे जनसंख्या और विकास में भागीदारी यानी PPD के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रजनन स्वास्थ्य विकास संबंधी दक्षिण दक्षिण सहयोग में सुधार है तो अंतर सरकारी पहल है। सेकेंड है कि मानव पूंजी के विकास को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ठीक है। और सी है कि प्रत्येक वर्ष बढ़ती जनसंख्या द्वारा उत्पन्न कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए अंतर राष्ट्रीय संगठन है। और डी है कि वृद्धों की जो बढ़ती जनसंख्या वाले दक्षिण एशियाई देशों का अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो जनसंख्या और विकास में भागीदार की बात करें तो ये प्रजनन स्वास्थ्य और विकास संबंधी दक्षिण दक्षिण सहयोग में सुधार है तो अंतर सरकारी पहल है। क्योंकि ये क्या करता है कि जो इसमें टोटल आपको 27 कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो विकासशील देश हैं, जो मतलब जो प्रजनन स्वस्थ होते हैं, ठीक है, जो मतलब स्वास्थ्य के रूप में जो प्रजनन देते हैं, ये मतलब उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी सुविधाएं अच्छी हों उसके लिए बात करते हैं। तो इन सब पर ये विशेष जोर देते हैं ताकि अच्छा स्वास्थ्य रहे, ठीक है। तो इसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।